सब लोग को ये पता चल गया था कि 5th to 8th अफोरिज्म में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? ये चीज सबको याद थी? अभी आ रहे हैं लोग, 2 मिनट रुक जाते हैं और चलो 5th to 8th अफोरिज्म में जैसे कि हमने 5th पढ़ने से पहले एक बेसिक देखा था कि चारों अफोरिज्म में ये सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि हम 5th में कॉज ऑफ डिजीज पढ़ेंगे, जो हमने पिछले दिन पढ़ा कि कॉज ऑफ डिजीज कैसे देखना है, कहाँ पर देखना है, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे केस टेकिंग में देखना है हमें, और कैसे फिर उसके आगे प्रोग्रेस करना है केस के लिए। अब नेक्स्ट चीज आती है जो हम 6th अफोरिज्म में पढ़ेंगे, वो होता है पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। अब पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज के बारे में बेसिक आइडिया होगा सबको, जो सेकंड ईयर है उनको नहीं होगा, तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, well aware of the futility of transcendental speculation which can receive no confirmation from experience, be his power of penetration ever so great। अब यहां पर तुमने देख रहे हो कि इस अफोरिज्म में अलग अलग कलर से अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर रखी है मैंने पहले से, जो कि इंपॉर्टेंट है अलग अलग एस्पेक्ट में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। ये अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर क्या होता है, कोई बताएगा? ये अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर किसको कहते हैं? क्या डेफिनेशन है अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर की? कोई भी आंसर दे इसका, जिसको आता है। सर अनप्रिजुडाइज मतलब वो बायस मत हो, वो पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके मत रखे कि अरे ये पेशेंट आया तो ये तो ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। मतलब कोई भी पहले से अपना माइंड में कोई आइडिया पहले से ही बना के ना रखना, ठीक है। कोई एजम्पशन पहले से ही नहीं रखना। और इसके बारे में क्या जानते हो अनप्रेजुडिस्ड के बारे में? और सर दवाई देते वक्त सिंपल रेमेडी देनी है, किसी पेटेंट का यूज नहीं करना, पेटेंट दवाई का। तो ये अनप्रेजुडिस्ड इसमें, चलो अच्छा, चलो एक वे ऑफ अनप्रेजुडाइज होना ये हो गया, चलो ठीक है, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर हनीमैन ने सबसे पहले यूज कहाँ किया था? कौन बताएगा इसको? प्रीफेस ऑफ फर्स्ट एडिशन। सॉरी एक एक करके बोलो। प्रीफेस ऑफ फर्स्ट एडिशन। प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन, ये एकदम करेक्ट आंसर है। प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन में हनीमैन ने क्या, किस वे में अनप्रेजुडिस्ड को यूज किया था, ये बताओगी गार्गी तुम? चलो कोई नहीं, अनप्रेजुडिस्ड के बारे में बोला था कि इंडोलेंस नहीं होना, कोई शॉर्टकट नहीं देखना है कि लाइक प्रूविंग पहले से हुई पड़ी है तो वही चीज हम अप्लाई करें। हो सकता है कि हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ और हो। चलो ठीक है। अब अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर होता क्या है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं। अन मतलब नॉट, प्री मतलब बिफोर, और जुडिस्ड मतलब इंफॉर्मेशन या जजमेंट। और ये जो प्रिजुडिस वर्ड है ना, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से बायस हो जाते हैं ना, हम बायस्ड हैं, हम बोलते हैं अपने आप को कि तुम बायस हो इस सिचुएशन को लेके, तुम इस कंडीशन को लेके बहुत बायस्ड हो, तुम इस इंसान को लेके बहुत बायस्ड रहते हो। तो किसी भी चीज का पहले से कोई प्री कंसीव्ड नोशन मत बनाओ, यहां पर ये कह रहा है हनीमैन। ये नॉट बायस की बात कर रहा है। देयरफॉर अनप्रेजुडिस्ड मीन नॉट बीइंग बायस्ड। बिफोर जजमेंट नहीं देना है, बिफोर इंफॉर्मेशन समझ के अपने आप से स्पेकुलेट करके कुछ भी जज करके बैठ नहीं जाना है। हमें ढंग तरीके से देखना है, उसको इवेल्युएट करना है और फिर अपना जजमेंट देना है, जो कि हमारा फैक्ट्स पे बेस्ड होगा, ना कि एम्प्टी स्पेकुलेशंस पे। तो अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर ये इस वर्ड से आया है, अनप्रीजुडाइज्ड। ये ऐसे ब्रेक होता है, जिसका मतलब होता है नॉट बीइंग बायस्ड। ठीक है। टू लिसन टू द पेशेंट विद एन एम्प्टी माइंड विदाउट फॉर्मिंग एनी प्री कंसीव्ड नोशन रिगार्डिंग हिज और हर कंप्लेंट्स। कोई भी उसकी कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग प्री कंसीव्ड आइडियाज या नोशन नहीं बनाने हैं कि 4 हेडेक के केस तुमने देखे हुए हैं, तो जो 5वां का आया उसका सिम्टम्स देके बस हेडेक बोला और बाकी सिम्टम लिए नहीं, लोकेशन सेंसेशन कुछ लिया नहीं, हेडेक है चलो ठीक है ये वाली दवाई चल रही थी यही दे देते हैं। ये नहीं करना है, ऐसी प्रेजुडिस नहीं दिखानी है हमें, प्री जजमेंट नहीं करना है ऐसा कि 4 में हेडेक में ये काम करी तो 5वें भी हेडेक में यही दे दो।
ये अनप्रेजुडाइज नेचर हमें नहीं रखना है। हर केस में, हर चीज में इंक्वायर करना है, घुसना है, अच्छे से समझना है, फिर ही दवाई देनी है। पहले से प्री कंसीव नोशन या आइडियाज नहीं बनाने हैं। अब unprejudiced is one of the most important spinal cord on which every aphorism of our organon of medicine stands. ये organon of medicine में जितने भी aphorisms पढ़ोगे ना, इसमें बैक ऑफ द माइंड ये रखना कि तुम्हें हर चीज में unprejudiced होना है। unprejudiced एक ऐसा चीज है जो हनीमन ने प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन, जैसे अभी गार्गी ने बताया कि प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन में पहली बार दिया था, तो हनीमन ने पहली बार क्या दिया था कि आई मस्ट वार्न द रीडर that indolence, love of ease and obstinacy preclude effective service at the altar of truth, and only freedom from prejudice and untiring zeal qualify for the most sacred of all human occupation, the practice of the true system of medicine. तीन चीजें जब हमने प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था तुम्हें कि ये हनीमन ने पहले ही बता दिया है। होम्योपैथी में आने से पहले आप प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन पढ़ो, ऑर्गेनॉन पढ़ने से पहले ये अपने दिमाग में 10 बार डाल लो कि आपके अंदर अगर ऐसी क्वालिटीज हैं, इंडोलेंस, लव ऑफ ईज और ऑब्स्टिनेसी, तो आपके लिए होम्योपैथी नहीं बनी है। और आपके अंदर अगर ऐसी क्वालिटीज हैं जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस या अनटायरिंग जील, तो होम्योपैथी आपके लिए बनी है। आप होम्योपैथी में अच्छा काम कर सकते हो। These are the root cause of unprejudiced observer. ये जो हमने पढ़ा ना, इंडोलेंस, लव ऑफ ईज, ऑब्स्टिनेसी, ये पांचवे में हेडेक में ये दे देना, चार में तो चली गई, ये पांचवे में दे देना, क्यों मेहनत करें? लव ऑफ ईज, इंडोलेंस, लेजीनेस, क्या ही मेहनत करनी, 4 में काम करी, 5वें में भी करेगी, हेडेक ही तो है, थेरेप्यूटिक है, दे के खत्म करते हैं, क्यों इंक्वायर करना? ये नहीं करना है। इससे दिखता है कि आपके अंदर इंडोलेंस है, लव ऑफ ईज है, इससे दिखता है कि आप प्रेजुडिस्ड हैं, अनप्रेजुडिस्ड नहीं है। और यहीं पर प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन में ही हनीमन कहता है अगर ये है आप तो मत आइए इस लाइन में, मत पढ़िए होम्योपैथी, आपके लिए नहीं बनी होम्योपैथी। ठीक है। और हनीमन ने हमारे अफोरिज्म्स में कहां कहां अनप्रेजुडिस्ड की बात करी है? अफोरिज्म 83 में और अफोरिज्म 98 में। अफोरिज्म 83 में केस टेकिंग के रिलेटेड और 98 में भी केस टेकिंग के रिलेटेड दिया है, पर 98 में एक स्पेशल चीज हनीमन ने बताई है। 98 में क्या बताया है? टेल्स अस अबाउट द प्री रिक्विजिट्स ऑफ बीइंग एन अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। अब आपको अनप्रेजुडिस्ड होना है, अब अनप्रेजुडिस्ड होने के लिए क्या क्या नहीं होना चाहिए वो वहां बता दिया है प्रीफेस टू फर्स्ट एडिशन में, कि इंडोलेंस नहीं रखना, लव ऑफ ईज नहीं रखना, ऑब्स्टिनेसी नहीं रखना। अब ये अनप्रेजुडिस्ड होने के क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो 98 में बता रहा है। क्या होना चाहिए? स्पेशल सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन मतलब, सर्कमस्पेक्शन वर्ड आया है 2 लैटिन वर्ड्स के तोड़ के बना है। एक है सर्कम मतलब अराउंड, सर्कमफेरेंस जो हम पढ़ते हैं, और एक है स्पिकेर, उसका मतलब होता है टू लुक। इसका मतलब क्या होता है सर्कमस्पेक्शन का? द सर्वेइंग ऑफ ऑल पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर एक्टिंग और डिसाइडिंग। फिर वही हेडेक पे आ जाओ, 4 ले लिए, 5वें में भी वही दे रहे हो, नहीं, स्पेशल सर्कमस्पेक्शन दिखाओ, सारी पॉसिबिलिटीज, सारी चीज इंक्वायर करो, लोकेशन इंक्वायर करो, सेंसेशन इंक्वायर करो, मोडालिटी इंक्वायर करो, फिर डिसाइड करो कि कौन सी मेडिसिन जाएगी। स्पेशल सर्कमस्पेक्शन दिखाओ एंड बी अ अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, डोंट बी अ प्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। ऐसे ही आती है टैक्ट। टैक्ट क्या है? स्किल एंड सेंसिटिविटी इन डीलिंग विद अदर्स। आपके अंदर वो स्किल, वो टैक्ट होना चाहिए कि हाउ टू डील विद पेशेंट्स। थर्ड आती है नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो इंसान कभी भी कॉमन अनकॉमन फिनोमेना में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, साइफर नहीं कर पाता है सिम्टम्स को। उस तुम्हारे लिए जो मेंटल सिम्टम्स बहुत अनकॉमन है, हो सकता है उस पर्सन के लिए, उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बहुत नॉर्मल हो सकता है उसकी सराउंडिंग्स के लिए वो बहुत नॉर्मल हो। तो ये सब चीजें हमें अच्छे से समझनी है कि क्या चीज साइकोलॉजी हमें समझा रही है, क्या चीज वो पर्सन में दिख रही है, और कैसे हम उसको अनकॉमन कॉमन में डिफरेंशिएट करेंगे। कॉशन इन कंडक्टिंग द इंक्वायरी, पेशेंस इन एन एमिनेंट डिग्री। पेशेंस नहीं है तो आप अनप्रेजुडिस्ड हो ही नहीं सकते, आप प्रेजुडिस्ड होगे। 4 के बाद 5वें पे अगर केस लेने का पेशेंस नहीं है तो पक्का प्रेजुडिस्ड हो गए, पक्का बेलेडोना दे दोगे कि 4 में तो काम करी है, 5वें में भी काम करी जाएगी। और यहीं पर काम आता है पेशेंस का। यू शुड हैव पेशेंस, यू शुड
do the case taking properly, you should note down the location, you should look for sensation, you should look for the modalities, तभी आपके अंदर ये अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर की क्वालिटीज आएंगी। ये बात हो गई हमारी अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर की। अब अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कोटेशन है जो मैंने डॉक्टर खान सर से सुना था एक बार, वो हमें पढ़ा रहे थे कि लियोनार्डो डा विंची का नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस पेंटर है। उसका एक कोटेशन है, हम ओडे सपेरे पढ़ते आए हैं, सपेरे ओडे ओडे सपेरे, उसका एक कोटेशन है जो बोलता है सपेरे वेडेरे। सपेरे वेडेरे का मतलब होता है नोइंग हाउ टू सी, सच को सच देखने का हिम्मत रखता है, जो सच को सच समझने की हिम्मत रखता है। लियोनार्डो डा विंची इसको यूज करता था सपेरे वेडेरे को अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को दिखाने के लिए, और ये भी अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर को दिखाती है कि सच को सच देखो, प्री कंसीव नोशन मत बना लो कि हाँ ये ऐसा था तो ये ऐसा होगा, नहीं, जो है वो देखो, अगर दिख रहा है तो है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है, कोई प्री कंसीव नोशन नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात क्या हो गई यहाँ पर, अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर वेल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसजेंडेंटल स्पेकुलेशन। फ्यूटिलिटी मतलब यूजलेसनेस। अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर जानता है कि एम्प्टी स्पेकुलेशन बनाने का, एम्प्टी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाने का जो किसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है, विच कैन रिसीव नो कंफर्मेशन फ्रॉम एक्सपीरियंस, इसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है, फ्यूटिलिटी है इसमें, फ्यूटाइल है। एम्प्टी स्पेकुलेशन जो बेपरवाह आप बोलते जा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है, कोई एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है, यूजलेस, कोई काम के नहीं है। हनीमैन की हर एक चीज जो हनीमैन कहता था वो अपने एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से प्रूव करता था और फिर दुनिया को बताता था। ऐसे ही नहीं, क्रॉनिक डिजीज को लिखने के लिए या बनाने के लिए या दुनिया में बताने के लिए उसने इतने साल लिए थे। उसने चीज को समझा, उसने चीज को लॉजिकली अप्लाई करके देखा, एक्सपीरियंस किया, फायदा मिला तो बताया। तो यहां वो यही कह रहा है कि अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो प्री कंसीव्ड नोशन, ये जो एम्प्टी स्पेकुलेशन आप बना रहे हो बिना एक्सपीरियंस के, ये यूजलेस है। और कितनी भी ज्यादा पावर आपकी पेनिट्रेशन की, आइज की, ऑब्जर्वेशन की कितनी भी ज्यादा हो जाए, यू शुड, अब आता है नेक्स्ट पार्ट, यू शुड टेक नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, morbid phenomena, accident and symptoms, which can be perceived externally by means of the senses. That is to say, he notices only the deviation from the former healthy state of the now diseased individual. अब ये जो रेड में जो लिखा हुआ है, इस सेंटेंस से या इस पैराग्राफ से क्या समझते हो तुम लोग? ये क्या बता रहा है? डॉक्टर हनीमैन क्या बताना चाह रहे हैं हमें? कौन बताएगा इसके बारे में? फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, आंसर करो, ये तुम लोग पढ़ चुके हो। बोलो। सर सिम्टम। क्या सिम्टम? सिम्टम क्या? सिम्टम तो है, सिम्टम क्या? सर यही पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाने के लिए बोला ना यहाँ पे। तो ये इसमें पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाने को तो आगे बोलेगा कि ये जो बना ये पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज है। यहाँ पर क्या बता रहा है, इन लाइनों में वो क्या बता रहा है? सर कि भाई चेंजेस क्या आ रहे हैं, कि क्या बॉडी क्या शो कर रही है, क्या सिम्टम दे रही है, उसी हिसाब से पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनाएंगे ना। अच्छा, चेंजेस अगर मेरी बॉडी हेल्दी के कंडीशन से जो डेविएशन हुए हैं, जो सिम्टम्स हैं, सिर्फ उनको नोट करने हैं जो हेल्थ से हट कर थे आए हैं। हेल्दी कंडीशन से हट के जो आए बस उसको देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर? क्या रीजन है इसका? उठाने हैं, पेशेंट के सिम्टम्स को उठाने हैं। सॉरी, क्या बोले? सर डिसीज के सिम्टम्स को नहीं उठाने, पेशेंट में जो चेंजेस आए उस डिसीज की वजह से उस सिम्टम को उठाने हैं। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि डिजीज जो पेशेंट में आया, उस पेशेंट में जो चेंजेस लाया उसको उठाना है, पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ये चीज पे इतना स्ट्रेस क्यों किया हनीमैन ने यहाँ पर इस अफोरिज्म में? जब हनीमैन ने अपनी साइंस बताई थी तो इसमें इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा है हनीमैन? ड्यूटी ऑफ फिजिशियन। सर यही मेन ड्यूटी ऑफ फिजिशियन है ना।
अच्छा चलो सर इसके यही नीचे तो वाले क्वेश्चन पे इंडिविजुअलाइजेशन आते हैं। करना होगा। चलो इसके नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो 1810 से 1843 वाला समय था, इसमें ऑर्थोडॉक्स स्कूल और होम्योपैथी के बीच में एक बहुत भयंकर डिस्कशन चल रही थी, एक बात पे बहुत भयंकर डिबेट चल रही थी। कोई बता सकता है वो डिबेट किस बारे में थी? यहां पर ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मतलब ये था कि ये जो चेंजेस की यहाँ बात हो रही है ना, उस जमाने में फिजियोलॉजी बहुत डेवलप कर रही थी। 1810 से 1843 के जमाने में फिजियोलॉजी वाज डेवलपिंग इन दैट एरा। फाइंडिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना विद इन द सेल विद इन द ऑर्गेनिज्म वर मोर प्रोमिनेंट। So called modern school was emphasizing on the concept of health and disease according to the biochemical changes within the cell. ऑर्थोडॉक्स स्कूल उस समय पे ये खुलेआम कह रहा था फिजियोलॉजी की डिस्कवरी के साथ साथ कि ये जो बायोकेमिकल अंदर इंटरनल में चेंजेस हो रहे हैं, ये जो चीजें दिख रही हैं, यही है कॉज ऑफ डिजीज। इसी चीज को अपोज किया था हनीमैन ने, इसी चीज के खिलाफ बोला था, अपोजिट में बोला था। क्या कि टेक नोट ऑफ नथिंग एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड विच रिवील्स टू योर सेंसेस। यहाँ विच रिवील्स टू योर सेंसेस अलग से इसीलिए लिखा है, बायोकेमिकल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस हैं जो अंदर हो रहे हैं, वो तुम्हारे सेंसेस को दिखते हैं क्या? देख पाते हो उनको? नहीं देख पाते। तो क्यों यहां पर ऐसा लिखा विच रिवील्स टू योर सेंसेस? इसीलिए, यही डिफरेंशिएशन बताने के लिए जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल अपना दबाव डाले पड़ा था कि यही है कॉज ऑफ द डिजीज। हनीमैन ने कहा नहीं, ये नहीं है कॉज ऑफ द डिजीज। एंड टेक नोट ऑफ नथिंग एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड विच रिवील्स टू योर सेंसेस। जो नेचुरली नेचर आपको दिखा रहा है, आउटवर्ड एक्सप्रेस कर रहा है, उसी को उठाओ, उसी चेंजेस को उठाओ। ये जो एम्प्टी स्पेकुलेशन, अंदर ये हार्मोन यहां गया होगा, वो हार्मोन वहां गया होगा, इसकी वजह से हुआ होगा, उसकी वजह से हुआ होगा, जिसपे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं थे वो एम्प्टी स्पेकुलेशन उस जमाने में। लग रहा है, बोला होगा इस वजह से, बोल दिया हाँ इस वजह से डिजीज होता है। अब सारे क्या लग गए ऑर्थोडॉक्स स्कूल वाले कि ये कॉज है, अब इस कॉज को खत्म करना है, इस मटेरियल कॉज को हटाना है, ये हट जाएगा तो डिजीज हट जाएगी। जो बाहर दिख रहा है, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो साइंस दिख रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा उस पर। तो हनीमैन ने यहां बोला कि नेचर आपको क्राई करके बता रहा है, आउटवर्ड एक्सप्रेशन दे रहा है अपने साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा कि देखो, टेक नोट ऑफ नथिंग एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड विच रिवील्स टू योर सेंसेस। जो आपके 5 सेंसेस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वी हैव टू कंसिडर व्हाट हैज बीन नेचुरली रिवील्ड टू आवर सेंसेस, दैट इज साइंस एंड सिम्टम्स। Our medicine will not be guided by the biochemical changes within the organism. ये चीज लेके हम अपनी मेडिसिन को नहीं देंगे, हमें साइन एंड सिम्टम्स पे प्रिस्क्राइब करना है, इसी चीज पे हम प्रिस्क्राइब करेंगे। अब यहां पर एक और चीज लिखी है, दैट इज टू से ही नोटिसेस ओनली द डिविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट ऑफ द नाउ डिजीज इंडिविजुअल। अब ये फॉर्मर हेल्दी स्टेट से अभी के डिजीज के चेंजेस का क्या मतलब है? इस चीज से क्या समझते हो? कोई बताएगा इस बारे में? सर इसका मतलब है जो सबसे रीसेंट जो चेंजेस हुए हैं हेल्थ में, हमें उन्हें देखना है। ये नहीं कि हम पूरा जब से बचपन से उसको जो बीमारी हुई है वहां से लेके पूरा आज तक का देखना है, ये नहीं देखना है। जो भी रीसेंट, जो जिसके लिए वो आया है पेशेंट, हमें उस हेल्दी स्टेट को, मतलब जो डेविएशन हुए हैं, हमें वो देखना है। रीसेंट डेविएशन हमें देखना है। क्रॉनिक डिजीज का केस आएगा तो तुम रीसेंट डिविएशन देखोगे? नहीं सर, उसमें तो फिर पूरी फैमिली हिस्ट्री लेनी होगी। तो यहाँ अक्यूट की बात कर रहा है वो कि इन जनरल बात कर रहा है? हाँ, इन जनरल बात कर रहा है सर। तो फिर ये बात कैसे होगी? यहाँ वो बोल रहा है कि अक्यूट हो या क्रॉनिक हो, वो तुम्हें पहले प्रीजज 5वें में उसने बता दिया है कैसे करना है। वहां तुमने ये समझ लिया, अब उस हिसाब से देखो कि अक्यूट है तो उतना पीछे जाओ, क्रॉनिक है तो उतना पीछे जाओ। वो फॉर्मर हेल्दी स्टेट पे जाओ, अक्यूट और क्रॉनिक 5वें में डिसाइड कर लोगे। आज 6वें में बोल रहा है कि अब तुम वहां अक्यूट और क्रॉनिक को जज करने के बाद अब देखो कि तुम्हें कितना दूर जाना है।
अगर अक्यूट है तो थोड़ा दूर जाके देखो कि फॉर्मर हेल्दी स्टेट क्या थी, अगर क्रॉनिक है तो उतना दूर जाके देखो कि फॉर्मर हेल्दी स्टेट क्या थी और अब ये डिजीज इंडिविजुअल में क्या चेंजेस आए हैं। ये वेरिएबल का है, ये फिक्स नहीं कर सकते कि रीसेंट वाले पे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पार्ट पे अफोरिज्म के। पहले हमने पढ़ लिया कि अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर एम्प्टी स्पेकुलेशन नहीं बनाएगा, क्या करेगा, टेक नोट ऑफ नथिंग एक्सेप्ट द चेंजेस इन बॉडी और माइंड विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस, फॉर्मर हेल्दी स्टेट से अभी तक में। अब यहां पर तुमने एक चीज नहीं नोटिस करी, अगर तुम लोग ऑर्गेनॉन की बुक लेके बैठे होगे तो यहां पर अफोरिज्म का एक वन साइन लगा हुआ है इंडिविजुअल के बाद में, तुमने देखा तुम्हारे बुक में वो अफोरिज्म में वन साइन कहां लिखा हुआ है, देखो बताओ देख के। पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज के पास लगा, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज के पास लगा है, पर एक्चुअल में इस अफोरिज्म में ये वन साइन जो फुटनोट को डिनोट करता है ये लगना चाहिए इंडिविजुअल वाली बात पे, क्योंकि जो इसका फुटनोट है जिसको अब मैं समझाने वाला हूं वो इसी चीज से, इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। फुटनोट में यही बताया गया है कि जो प्राइमा कॉजा मोर्बाई, ये चीज लिखी है फुटनोट में, एक वर्ड है, नेक्स्ट पेज पलटोगे तो ऊपर दिखेगा इटैलिक्स में, ये प्राइमा कॉजा मोर्बाई किसको कहते हैं हम, फोर्थ ईयर वाले बताएं, प्राइमा कॉजा मोर्बाई किसको कहते हैं? सर रूट कॉज ऑफ डिजीज। रूट कॉज ऑफ द डिजीज, प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज, और कोई? प्राइमा कॉजा मोर्बाई का मतलब होता है प्राइमा, फर्स्ट कॉज ऑफ द डिजीज क्या है, पहला कॉज क्या है डिजीज का, फर्स्ट कॉज ऑफ द डिजीज। और यही वो फुटनोट में एक्सप्लेन कर रहा है कि जो पुराने जमाने के ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन वाले लोग थे वो प्राइमा कॉजा मोर्बाई मानते थे इन सब चीजों को, फिजियोलॉजिकल चेंजेस अंदर जो हो रहा है बॉडी के। और हम होम्योपैथ जो हैं वो क्या मानते हैं, जो बाहर नेचर आपको दिखा रहा है, साइन एंड सिम्टम्स। अगर इसी अफोरिज्म के रेफरेंस में तुम अपेंडिक्स में पढ़ने जाओगे तो अपेंडिक्स में अफोरिज्म 6 के रेफरेंस में बहुत बड़ा सा एक डिबेट के बारे में लिखा हुआ, यही प्राइमा कॉजा मोर्बाई के ऊपर। वहां जाके आज के बाद पढ़ना, अभी इस अफोरिज्म को पढ़ने के बाद, वहां यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये क्यों ये डिफरेंस था, ये क्या ऑर्थोडॉक्स और होम्योपैथी के बीच में ये डिबेट चल रही थी, उस डिबेट के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, और क्यों वो लोग ऐसा मानते थे और हमें ये क्यों मानना है, इसके बारे में डिटेल वहां जाके पढ़ना। और यही अफोरिज्म के फुटनोट में बता रहा है कि जो ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन था वो प्राइमा कॉजा मोर्बाई को कुछ और मानता था और हम कुछ और मानते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर हो गया, टेक्स नोट ऑफ नथिंग, क्या लेगा वो पता चल गया, अनप्रेजुडिस्ड होना है ये पता चल गया। अब किससे लेगा, कहां से लेगा, किससे पूछेगा, ये है नेक्स्ट पार्ट। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, चेंजेस क्या थे लेने ये पता चल गया, डिफरेंशिएट कर लिया, कैसे क्या रखना है, प्री रिक्विजिट क्या है, अनप्रेजुडिस्ड होना है तभी चेंजेस लोगे, अनप्रेजुडिस्ड हो गए, चेंजेस लेना समझ गए, कैसे चेंजेस लेना है, क्या चेंजेस लेने हैं। अब ये चेंजेस आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कौन से वो 3 सोर्सेज हैं, 3 सोर्सेज हैं। पहला फेल्ट बाय द पेशेंट हिमसेल्फ, दूसरा रिमार्क्ड बाय दोज अराउंड हिम दैट इज अटेंडेंट, तीसरा ऑब्जर्व्ड बाय द फिजिशियन। ये 3 मेन सोर्सेज हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में इन चेंजेस को हेल्प करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। ये वो 3 सोर्सेज हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर करो, ये सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ सिम्टम्स। ये जो पहले फेल्ट बाय द पेशेंट लिखा है कि पेशेंट खुद बताएगा, दूसरे पे अटेंडेंट और तीसरे पे ऑब्जर्वेशन, ये ऐसे ही सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है इस सीक्वेंस का, कौन बताएगा? कोई भी 4th ईयर 3rd ईयर, इस सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन बताएगा? कुशाग्र, विभोर, कोई भी हो, इस सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस बताओ, ये आना चाहिए। सर
पेशेंट फील कर रहा है तो सबसे पहले पेशेंट से पूछना जरूरी है कि उसको क्या फीलिंग हो रही है डिजीज में। और बाकी जैसे कि मेंटल डिजीज में है तो अटेंडेंट की वहाँ जरूरत पड़ती है, या फिर अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि कुछ लोग जो है कुछ भी सिम्टम, कोई मेंटल सिम्टम कंफर्म करने के लिए अटेंडेंट की जरूरत पड़ती है, तो सेकंड पे अटेंडेंट रखा है इसलिए। मान लो पहला चीज हम पहले की बात करते हैं, सेकंड थर्ड को बाद में देखेंगे। फिर ये पेशेंट हिमसेल्फ, फेल्ड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ को पहले पे क्यों रखा है, क्या रीजन है? एक रीजन है जो बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही लॉजिकली होम्योपैथिक फिलॉसफी में हमें बताया जाता है। वो क्या रीजन है? तो पेशेंट ही बताएगा। मेंटल सिम्टम जो होंगे वो पेशेंट ही बताएगा ना। क्यों अटेंडेंट खुद उसकी के बारे में पेशेंट चीजें ही नहीं देख सबसे के अच्छा बता बता सकता? सकता है। ये खुद के बारे में पेशेंट ही बता सकता है, ये बात सही कह रहे हो, ये बात गलत नहीं बोल रहे हो, पर वो क्या चीज है, मैं लॉजिकल आंसर जानना चाह रहा हूँ। ये हवाई बातें, फिर वही हवाई बातें, इसका तथ्य बताओ क्या लिखा है? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। कौन बोला? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर अब बात करेंगे सब्जेक्टिव सिम्टम की बात की, इंपॉर्टेंस की बात है ये। दिस इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बिकॉज this is the source of subjective symptoms which are regarded in homeopathic philosophy as the most important one. Felt करे जाते हैं, true sensation बताते हैं, ये सब बात सही है, पर ये subjective symptoms हमारी homeopathic philosophy में लिखा हुआ है कि are the most important ones to note down। और ये most important symptom हमें कौन बताता है? Patient himself। वो ही बता पाएगा कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका सेंसेशन क्या है। मेन आता है इसमें सेंसेशन, क्या फील कर रहा है, क्या उसके अंदर वो फीलिंग आई है, वो कौन बता पाएगा? पेशेंट के अलावा कोई बता पाएगा कि हैमरिंग पेन है या थ्रॉबिंग पेन है या कटिंग पेन है या स्टैबिंग पेन है, या अंदर से मुझे अजीब लग रहा है, अंदर से मुझे रेस्टलेसनेस महसूस हो रही है, ये तुम बाहर से देख लोगे, अटेंडेंट बता देगा। चलो अटेंडेंट मान लो अगर रेस्टलेसनेस की घूम रहा है इधर से उधर तो फिर भी अटेंडेंट बता देगा, पर वो घूम नहीं रहा है, एक जगह पे है, पर मेंटली उस बहुत परेशान है, अंदर उसके चल रही हैं ये सब चीजें, अंदर सेंसेशन हो रही है, तो क्या वो अटेंडेंट भांप लेगा बाहर से या फिजिशियन भांप लेगा बाहर से? नहीं भांप पाएगा। सब्जेक्टिव सिम्टम्स ट्रू सेंसेशन को दिखाते हैं जो कि सिर्फ फेल्ट करी जाती हैं पेशेंट के द्वारा, इसीलिए पेशेंट हिमसेल्फ को सबसे ऊपर रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है इसका। और यही इंपॉर्टेंस के रेफरेंस में अफोरिज्म 11 में एक चीज लिखी हुई है, अगर अफोरिज्म 11 खोलोगे तो उसमें बताया हुआ है, पर वो हम जब अफोरिज्म 11 पढ़ेंगे ना तो अफोरिज्म 11 को हम अफोरिज्म 6 से रिलेट करके तब बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, एक्सपैंड करना पड़ जाएगा उसको। तो ये याद दिलाना कि 11 में हमें 6 को एक बार रेफर करना है सब्जेक्टिव सिम्टम्स के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है अटेंडेंट। जैसे कि कुछ आगे बता रहा था कि अटेंडेंट में एक बेसिक चीज समझो कि द लॉन्गर यू विल स्टे विद समवन द बेटर यू विल आइडेंटिफाई दैट पर्सन। जो अटेंडेंट वो होता है वो इंसान जो पेशेंट के साथ सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। अब ये वेरिएबल हो सकता है, छोटे बच्चे के लिए अटेंडेंट माँ हो सकती है, आजकल के जमाने में अगर माँ वर्किंग है तो नैनी हो सकती है, बड़े कोई बड़ा है उसके लिए उसकी बीवी हो सकती है, उसके लिए उसका पति हो सकता है, कोई बूढ़ा है उसके लिए भी कोई केयरटेकर हो सकता है कि सब वर्किंग हो, केयरटेकर उसका अटेंडेंट हो। वो इंसान जो पेशेंट है उसके साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और सबसे अच्छी तरीके से उसको आइडेंटिफाई करता है, वो अटेंडेंट होगा और वो उसकी सिम्टम्स को अच्छे से बता पाएगा। Certain symptoms which patient is unable to distinct as a symptom which can be well noticed by other persons living or accompanying him। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं? स्लीप का डिस्क्रिप्शन, आपका बिहेवियर कैसा है सोने के दौरान। आप थोड़ी बता पाओगे कि आप क्या करते हो नींद में। बहुत लोग नींद में बहुत सारी चीजें करते हैं, पर क्या उनको पता होता है वो कर रहे हैं? नहीं पता होता। ये कौन बता पाएगा? वही जो सबसे ज्यादा आपके साथ रहता है, सबसे ज्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करता है। अब वो वेरिएबल हो सकता है किसके लिए क्या, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सिर्फ अटेंडेंट देख पाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेशेंट खुद नहीं बता पाता, उसको लगता है ये मेरी लाइफ का बहुत नॉर्मल पार्ट है। मान लो अगर पेशेंट है उसको इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, परेशान है जब से वो बीमार पड़ा हुआ है, इरिटेबल है बहुत ज्यादा,
पर उसके लिए वो चीज इरिटेबिलिटी बहुत नॉर्मल है, वो तुम्हारे पास आके तुम्हें नहीं बता रहा है, लेकिन अचानक से वहीं पर उसकी मम्मी है, छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी कहती है अरे जब से बीमार पड़ी है तब से पता नहीं क्या चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती है, चिड़चिड़ी हो गई है बहुत ज्यादा। यहाँ आता है अटेंडेंट का रोल। यहाँ वो दिखाता है, वो छोटा बच्चा थोड़ी बताएगा मैं चिड़चिड़ा रही हूँ जब से बीमार हूं। वहां मम्मी उसकी बताएंगी कि पहले इतनी शांत रहती थी, अब देखिए जब से बीमार पड़ी है बस चिड़चिड़ 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 दिन भर। पहले दिन भर शांत बैठी रहती थी, जब से बीमार पड़ी है इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर रेस्टलेस हो गई है। ये अटेंडेंट बताएगा। यहाँ इंपॉर्टेंस है रोल अटेंडेंट का। और तीसरा आता है ऑब्जर्वेशन बाय फिजिशियन हिमसेल्फ। One of the most important aspect of observation is that it helps you to justify the intensity of symptoms, which help you in the evaluation of symptom during case perceiving. अब ये इंटेंसिटी को कैसे जस्टिफाई करता है ऑब्जर्वेशन, इसका एग्जाम्पल कोई बताएगा? 1 मिनट से कम बचा हुआ है, हम फिर से रिजॉइन करते हैं, मैं बंद कर रहा हूं, फिर से रिजॉइन करते हैं, सेम लिंक से आना फिर बाकी लोग, ठीक है? अब ये हेल्प्स यू टू जस्टिफाई वाली जो बात है, इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम जस्टिफाई करने के लिए, ये कैसे जस्टिफाई करेगा ये हमारा ऑब्जर्वेशन, ये कौन बताएगा? ये कैसे हेल्प करेगा हमें? इसका कोई एग्जांपल बताए। कोई भी इसका एग्जांपल बताओ, कैसे केस परसीविंग या केस टेकिंग में ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम बता सकते हो। लॉजिकल आंसर है, सोच के बोलो। बिना पूछे अगर कोई पेशेंट कोई अपने सिम्टम बता दे रहा है, या फिर उसकी प्यूपिल डायलेट हो रही है, या फिर अगर डिजायर उसकी पूछी तो स्वीट वो खुद ही बता रहा है, और थोड़ा उसके मुंह में वाटरी या ऐसे फीलिंग्स आ रही है, तो ये सब चीजें से। ठीक है, और कोई इंटर्न्स के अलावा 4th ईयर 3rd ईयर में से कोई? सर जैसे कि सर जैसे कि फास्टिडियस का एग्जांपल, सर जैसे पेशेंट एक जैसे कोई फास्टिडियस है, तो उसके अंदर इंटेंसिटी इतनी कि आपकी टेबल पे कुछ भी गड़बड़ है तो वो उठ के सही करने लग रहा है, इससे हम इसकी इंटेंसिटी को देख सकते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे ही एग्जांपल्स जैसे ये बताया कुशाग ने, आशिता ने जैसे बताया, ऐसे ही एग्जांपल्स मिलेंगे जो इंटेंसिटी को आपको जस्टिफाई करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, बाकी बड़े एग्जांपल बाद के लिए रखते हैं। नॉर्मल डिजायर पूछते हो आप, डिजायर पूछते हो, पेशेंट सामने बैठा हुआ है, आपको एक तो होता है कि आप पूछ रहे हो, बहुत ज्यादा इंक्वायर कर रहे हो, फिर वो बोल रहे हैं हाँ ये भी खा लेता हूँ, हाँ वो भी खा लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। मान लो आपने अचानक से ऐसे ही पूछते पूछते पूछा कि मीठा कैसा लगता है, अब ये मैं खा लेता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। मीठा मीठा डॉक्टर साहब, तो मेरे पास अगर घर में लड्डू आ गए 1 किलो तो 1 लड्डू मैं किसी और को नहीं दूंगा, मीठा मतलब मेरा, घर में मीठा आया तो मतलब मेरा। तो ये जो इंटेंसिटी अचानक से ये ऐसे 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 करते, अचानक से ये जो इंटेंसिटी चेंज हुई इंसान की एक वर्ड से, वो वर्ड क्या था? मीठा। तो ये जो मीठे की डिजायर है, इसको कितना इंटेंसिफाई कर देता है। यहां पर तुम लिखोगे शुगर, डिजायर फॉर शुगर या डिजायर फॉर स्वीट 3+। ये इंटेंसिटी को बताने का एक तरीका है, एक बहुत बेसिक आइडिया बता रहा हूं मैं तुम्हें। बाकी ये फास्टिडियस हो गया, तो जैसे कुशाग ने बताया, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है इसके, लेकिन बेसिकली जो तुम्हें समझना है वो यही समझना है, ये हाव भाव उसके कैसे हैं। 3 चीजें राशिद सर कहते हैं कि 3 चीजें देखनी चाहिए कि इंसान की आंखें क्या बता रही हैं, इंसान का चेहरा क्या बता रहा है, और इंसान जो वो बोल रहा है। ये तीनों चीजें जब सिंक में होंगी ना, तो सिम्टम ट्रू सिम्टम है। बोल वो कुछ रहा है पर आंखें कुछ और बता रही हैं। नहीं नहीं मैं परेशान नहीं रहती हूँ, मैं परेशान नहीं रहती हूँ, आंखें कुछ और बता रही हैं। आंखों में पूरी परेशानी भरी पड़ी है, दिख रहा है। रोते हो? नहीं रोती नहीं हो, आंखों में पानी छलकने वाला है, नहीं रोते हैं। लेकिन ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये तीनों चीजें मैच करेंगी, मुंह से निकला हुआ शब्द, हाव भाव और आंखें, तब जाके वो ट्रू सिम्टम हमें दिखता है।
इसीलिए हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत कीन और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बाकी ऑब्जर्वेशन के बारे में केस टेकिंग में भी पढ़ेंगे डिटेल में, अभी ये बेसिक आइडिया है ऑब्जर्वेशन के इंपॉर्टेंस का। अब आते हैं हम पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज पे। अब पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बताने से पहले एक बेसिक बात बताओ, ये पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बना ली, ये सब चीज ले लिया, अब क्या इस पे प्रिस्क्राइब कर दोगे? क्या हम पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज पे प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं? नहीं। नहीं सर, कॉज ऑफ ओकेजनली हटाना पड़ेगा। थर्ड ईयर में से कोई जवाब दे। फोर्थ ईयर इंटर्न अब चुप रहे हैं। थर्ड ईयर अब सिर्फ देखने थोड़ी आया है, जवाब भी तो देगा। ये सब अफोरिज्म कितने टाइम पहले पढ़े हुए हैं। पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज पे प्रिस्क्रिप्शन होता है कि नहीं होता है? थर्ड ईयर वालों में से कोई जवाब दे। शुभम, थर्ड ईयर शांत है। थर्ड ईयर को नहीं मतलब कि पोर्ट्रेट हो चाहे कुछ हो, हम तो अपना काम करेंगे। चलो छोड़ो। फोर्थ ईयर में से कौन बता रहा था? कुशाग्र बताओ। सर इसमें सर कॉज ऑफ ओकेजनली को हटाना पड़ेगा, उसके बाद टोटलिटी पे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेसिक मतलब तुम कह रहे हो कि पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता? नहीं सर। तो क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि सर उसमें कॉज ऑफ ओकेजनली अगर है तब नहीं हो सकता, अगर नहीं है तब हो सकता है। ठीक है, सिर्फ कॉज ऑफ ओकेजनलिस? हाँ सर। और भी चीजें नहीं फिल्टर आउट करोगे? सर एसेसरी सर्कमस्टांसेस। आंसर सही कर रहे हो तुम, एकदम सही जगह पे आंसर किया है और सही तरीके से आंसर किया है। बेसिक पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज का जो डेफिनेशन होता है ना, सो कॉल्ड, या मतलब होता है ना, वो क्या होता है? इट इज अ रफ कलेक्शन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिक इंडिविजुअल which requires processing, and after processing the remedy is chosen. We cannot prescribe the remedy on portrait of disease. क्यों नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते? क्योंकि वो एक अनरिफाइंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं। ये एक मिला, पूरा इकट्ठा करा, अब इसको छानो, छान के जो निकलेगा टोटलिटी ऑफ सिम्टम, रिफाइंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव टोटलिटी जो निकलेगी उस पर प्रिस्क्रिप्शन होगा। और यही छानना, यही क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को चेंज करना, यही पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज का टोटलिटी ऑफ सिम्टम में कन्वर्ट होना हम पढ़ते हैं अफोरिज्म 7 में, जो हमारा अगला अफोरिज्म है। यहां हनीमैन ने बोला कि आप अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर की तरह एम्प्टी स्पेकुलेशन मत करिए, टेक नोट ऑफ नथिंग। कैसे क्या क्या लेना है आपको? टेक नोट ऑफ नथिंग, साइन एंड सिम्टम्स लीजिए, एम्प्टी स्पेकुलेशन पे भरोसा मत करिए। कहां से लीजिए वो बता दिया, इनसे 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 लीजिए। अब ये आपने सब कुछ लेके कहां से कैसे इकट्ठा कर लिया। अब ये कहेगा आपका पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। अब ये पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज को छानिए, फिल्टर आउट करिए। क्या फिल्टर आउट, कैसे फिल्टर आउट? 7th में पढ़ेंगे, अफोरिज्म 7 की बात है। अब ये छान के जो निकलेगा वो रिफाइंड क्वालिटेटिव टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होंगे और उस पे प्रिस्क्रिप्शन होता है, इस पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। अब ये कंप्लीट हुआ हमारा अफोरिज्म नंबर 6। अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर टेक नोट ऑफ नथिंग एक्सेप्ट चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। क्या क्या मेन है इसमें? मॉर्बिड फिनोमेना, एक्सीडेंट, सिम्टम्स। अब अपीयर्ड एक्सटर्नली बाय साइन एंड सिम्टम्स। इंटरनली क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, जो बाहर दिख रहा है, जो नेचर हमें क्राई करके बता रहा है, बाहर दिखा रहा है, उसको नोट करो। किन किन जगहों से नोट करोगे? पेशेंट जो फील किया, अटेंडेंट ने जो रिमार्क करा, और आपने जो ऑब्जर्व किया। अब ये सब बनाता क्या है? होल एक्सटेंट में पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज बनाता है। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है? अंकुर, ये जो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज के आगे ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल लिखा है, इसका कोई इम्पोर्टेंस है क्या? पोर्ट्रेट ऑफ मतलब ये डिजीज ओनली कंसीवेबल क्यों लिखा है? कहां पर?
ये अफोरिज्म में? हाँ हाँ अफोरिज्म में। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, आते हैं अफोरिज्म पे, आते हैं फिर बताते हैं उसको। ये जो लिखा है ना, दे फॉर्म द ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, ये इंपॉर्टेंस ये है इसका ट्रू एंड ओनली का। ये जो हमने पढ़ा ना फुटनोट में जो बताया, टेक नोट ऑफ नथिंग वाली बात बताई, ये इतना बड़ा डिबेट के बारे में जो बात बताई कि वो वहां पर इस पे स्ट्रेस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये टेक नोट ऑफ नथिंग उसने कहा है कि आप इसको लोगे जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ लोगे तो वो ट्रू एंड ओनली नहीं होगा, फिर आप वो एम्प्टी स्पेकुलेशन में चले गए। आपने यही लिया जो नेचुरली हमें क्राई दिख रही है, जो नेचुरली आउटवर्डली हमें एक्सप्रेस कर रहा है साइन एंड सिम्पटम्स के द्वारा, वो उठाओगे, उसको उठाओगे, किससे किससे उठाओगे, वही लोगे, तो ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बनेगा। अब आप प्रिजुडिस हो गए, आप एम्प्टी स्पेकुलेशन में लग गए, आपने इंटरनल चीजों को उठा के कॉज बता दिया, उसको उठा के दवाई देने लग गए, नहीं, दैट इज नॉट द ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, दैट इज फॉल्स पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। ट्रू एंड ओनली क्या है? ये, इस पे जब आप स्ट्रेस करोगे, इन पॉइंट्स पे जब आप स्ट्रेस करोगे, इसीलिए ऊपर पॉइंट्स दिए, इस पे स्ट्रेस करिए, स्ट्रेस करे, जो पोर्ट्रेट बनाए इन पॉइंट्स पे स्ट्रेस करके, वो है ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। ठीक है? ओके। और इसके अलावा किसी को कोई डाउट? हाजरा, कोई डाउट है तुम्हें? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट अब अफोरिज्म 7 कल कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो, डाउट होना चाहिए, क्योंकि एक चीज है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है। अब ये बात अलग है, तुम लोग को डाउट नहीं हो रहा है, जो नेक्स्ट क्लास में मैं खुद ही बता दूंगा। अगर मैं सोच रहा था अगर कोई अभी पूछ लेगा उस चीज को तो मैं एक्सप्लेन करता, पर अब उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। तुम लोग ने सब चीजों पे ध्यान दिया, सब चीजें अच्छे से सुनी, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है। किसी ने इस चीज पे क्यों नहीं ध्यान दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है? ये मॉर्बिड फिनोमिना, एक्सीडेंट और सिम्टम, इन तीनों के बारे में तो मैंने बताया नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। ये तीन पता है तुम लोगों को क्या होते हैं? मॉर्बिड फिनोमिना किसको कहते हैं, एक्सीडेंट किसको कहते हैं? ऐसा अलग से इटैलिक्स में हनीमैन ने क्यों लिखा? नॉर्मल भी नहीं, इटैलिक्स में लिखा, कोई तो इंपॉर्टेंस होगा इसका। ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है, मतलब आप ढंग तरीके से अफोरिज्म को इंपॉर्टेंस देके एक एक वर्ड को बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ रहे हो। बिटवीन द लाइंस पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस पढ़ो। इटैलिक्स में है तो क्यों है, सोचो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नहीं करोगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी, आंसर्स नहीं मिलेंगे। जो आ गया एक बार मन में बना लिया, वही पढ़ के आगे बढ़ गए। इसीलिए मैंने 10 बार इस कोटेशन को मैं बता चुका हूं और 10 बार इस कोटेशन को और बताऊंगा कि ऑर्गेनॉन इज अ बुक फुल ऑफ फुलिशनेस एंड फुल ऑफ इंटेलिजेंस, डिपेंड्स ऑन द रीडर हु इज रीडिंग इट। ये हमारे एक स्टॉलवर्ड का दिया हुआ कोटेशन है। बेवकूफियों से भरा हुआ है और इंटेलिजेंस से भरा हुआ, कौन पढ़ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इंटेलिजेंटली पढ़ो, क्वेश्चन करो, चैलेंज करो, बाहर निकलेगा, नॉलेज निकलेगी, तुम भी करोगे, मेरी भी मेहनत होगी, दोनों लोग लगेंगे तो कॉन्सेप्ट बनेंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में ये मॉर्बिड फिनोमेना, एक्सीडेंट और सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो आज के लिए अब इतना ही, खत्म।